हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। और ये लॉग का सेकंड सेशन है। इसके पहले एक सेशन हो चुका है और इसके बाद एक सेशन और आएगा, है ना। तो टोटल 3 सेशन में जैसे हमारी बात हुई थी कि हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं, तो वो हम उस प्रोसेस में अभी हैं हम। ठीक है। इस सेशन में भी हमें कुछ बहुत अच्छे सवाल देखने हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि अभी आने वाले 2 महीने में होने वाले हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो एनपैट जो चल रहा है, जो क्राइस्ट है, या आपका जिपमेट है ना, रोहतक है ना। तो हर जगह ये सवाल आपको इस तरह के या इस टॉपिक पर बेस्ड सवाल देखने को मिल सकते हैं। बेसिक हम पहले वाले सेशन में देख चुके हैं काफ़ी कुछ, और जितना हमने वहाँ सीखा है उसी का बेस बना के हम आगे भी सवाल सॉल्व करने वाले हैं। बस इस सेशन में हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं और उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, ये सीखना है। और अगर कुछ नई चीज़ होगी जो सीखने लायक होगी तो वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि इफ x इज ए रियल number such that log 5 to the base 3 is equal to log of 2 plus x to the base 5, then which of the following is true। तो आपको x की कुछ रेंज दी गई है 4 ऑप्शन के थ्रू, आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा भाई कि यार यहाँ पर ना हमें एक चीज दी गई है क्या, कि log 5 टू द बेस 3 जो है वो बराबर है किसके, log 2 प्लस एक्स टू द बेस 5 के। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है जिसका बेस 5 है उसमें तो x अननोन है, x तो हमें निकालना है। बट यहाँ पर जो log 5 टू द बेस 3 है ये एक कांस्टेंट टर्म है, बट हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं पता है ना, कि हम इसकी वैल्यू लिख सकें या बता सकें। तो अब क्या करें। तो हमने सोचा यार अच्छा हमें ना कुछ रेंज बतानी है ना, रेंज बतानी है ना। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है, यानी कि log 5 टू द बेस 3 जो है, क्या ये log 3 टू द बेस 3 से बड़ा है। हाँ। और क्या ये log 9 टू द बेस 3 से छोटा है। हाँ। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर आपने यहाँ पर log 3 टू द बेस 3 और log 9 टू द बेस 3 ही क्यों लिया। उसका रीजन ये है, पहली बात तो हमें जो भी यहाँ log का टर्म लेना था उसका बेस 3 ही होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी चीज ये कि हमें मालूम है कि log 3 टू द बेस 3 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और log 9 टू द बेस 3 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है ना। ऐसे तो हमें नहीं मालूम है कि log 5 टू द बेस 3 क्या होता है, बट हमें मालूम है log 3 टू द बेस 3 1 होगा और log 9 टू द बेस 3 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि log 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब इसका जो पावर है वो नीचे उतरेगा, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, तो ये वाली चीज 1 बन जाएगी, तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो इस वजह से हमने ये किया, तो ये फीलिंग आपको यहाँ से आनी चाहिए। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है, ये आपकी ये जो चीज है ये आपकी 1 से 2 के बीच में है। ये जो चीज है ये 1 से 2 के बीच में है, हाँ। बट ये जो चीज है ये तो इसके बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि log 2 प्लस एक्स टू द बेस 5 ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है सर। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की, सिर्फ इस वाले पार्ट की, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, ध्यान से समझना, मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 लेस देन, ये लिखा हुआ है log बेस में 5, यहां लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स। अगर मैं 2 प्लस एक्स को तनहा करना चाहता हूं तो यहाँ से log को हटाना पड़ेगा, तो जो इसका बेस है वो इसके चरणों पे चला जाएगा, तो ये 5 की पावर 1 बन जाएगा। बट बेस मेरा 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो ग्रेटर देन है कितना, 3 से। क्या ये बात आप समझ पाए, क्या ये बात आप समझ पाए कि हाँ यार x जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है सर, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, इस वाले की बात करता हूँ, इसको देखो आप ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखो, दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है। इस वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करें कि भाई ये जो है,
इसको रीसाइज कर लेते हैं, अब हम छोटा कर लेते हैं, ये छोटा हो गया भाई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, इस ऑरेंज वाले पार्ट की बात करता हूँ, तो इस ऑरेंज वाले पार्ट से मुझे क्या पता चलता है? मुझे ये पता चलता है कि भैया log 2 प्लस एक्स टू द बेस 5 जो है ये लेस देन कितना है, 2 से। अगर मैं इसको तनहा करना चाहता हूँ, यानी कि मैं 2 प्लस एक्स बनाना चाहता हूँ, तो 5 जो है वो इसके चंडों में जाके बैठ जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, बट बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा। अब 5 की पावर 2 25 होता है, तो x जो होगा वो 23 से छोटा हो जाएगा। x जो है वो कितना हो जाएगा, 23 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमें एक चीज मिल गई कि x जो है वो 3 से बड़ा है बट 23 से छोटा है। यानी कि इसको सॉल्व करने पे हमें ये पता चलेगा कि x जो है वो 3 और 23 के क्या है, बीच में। 3 और 23 के बीच में। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से करते बनना चाहिए था, आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते थे। कैसे आ सकते थे मैं आपको बताता हूँ। आप ये बोलते कि भाई जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 5 इसका बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5, और 2 उसके पास जाएगा तो बन जाएगा 3, तो x जो होगा वो ग्रेटर होगा कितना, 3 से। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो 5 जो है वो इसका बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 25, 2 उसके पास जाएगा तो उसको बनाएगा 23, तो मैं बोल सकता हूँ x जो है वो लेस देन है किससे, 23 से। तो ये चीज आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो, बट मैंने आपको यहाँ पर इसको दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व करके बता दिया, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपका जो आंसर है वो क्या भैया, 3 से 23 के बीच में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, तो इसमें छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर ये जो 3m लिखा है ये 3m नहीं है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1/3 log m टू द बेस 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log n टू द बेस 3 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1 प्लस log, अब ये 0.008 है, तो 0.008 का मतलब है भैया 8/1000, 8/1000 का मतलब है भैया 1/125, यानी 1/5 क्यूब, यानी कि 5 की पावर -3। तो हम यहाँ पर इसका जो बेस है उसको 5 की पावर -3 और 5 की पावर -3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है आपको, इसमें कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? ठीक है सर, ये चीज़ यहाँ से हटाते हैं। अब बात ये करते हैं कि सर यहाँ पर अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, इस वाले पार्ट को देखें, तो इस वाले पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 3 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर log m टू द बेस 3, ये हो जाएगा सर आपका 9 log n टू द बेस 3, और यहाँ पर जो इसका 3 था वो यहाँ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 विथ नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 5। अब ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका 1 बनने वाला है, ये वाला 1 बनने वाला है। अब यहाँ पर ये जो 9 है इसकी पावर में जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो इसको लिख देते हैं सर log m टू द बेस 3 प्लस ये हो जाएगा सर log n टू द पावर 9 बेस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3। अब ये हो जाएगा सर log m n टू द पावर 9, इसका बेस 3 है, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1 - 1/3, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 2/3। तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर हम अगर log हटाएंगे तो m n टू द पावर 9 अकेला हो जाएगा, 3 जो है वो इसका बेस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 यानी कि 9। अब आपको यहाँ पर जो चाहिए वो n टू द पावर 9 इज इक्वल टू 9/m, ऐसा कुछ आपको मिलना चाहिए। तो n टू द पावर 9 जो है वो 9/m के बराबर है, यानी कि बी ऑप्शन है ना, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, बहुत ही आराम से मैंने इसको समझाया, मेरे ख्याल से इसमें टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है, इस सवाल में आपसे क्या बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज, ये एक सीरीज दी गई है, ये n टर्म्स तक जा रही है ना, ये n टर्म्स तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, और अपने पास ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि अगर 1 + 2 + 3 से लेकर आप n तक जा रहे हैं,
तो इसका जो सम होता है, ये लास्ट टर्म क्या है, n है, तो यहाँ लिखेंगे n, फिर उससे एक ज्यादा अपॉन टू, ये लिख देंगे। बट अगर ये 1 + 2 + 3 से लेकर n-1 तक जाता, तो फिर इसका सम क्या होता? मैंने कहा इसमें आपका जो आखिरी टर्म है उसको लिखो पहले, जैसे यहाँ पर लिखा था आपने, और फिर उससे एक बड़ा नंबर, एक बड़ा यानी कि n-1 में एक जोड़ेंगे तो वो n बन जाएगा, और नीचे क्या लगाना है, 2 लगाना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी में जो भी नंबर होता है उसको लिखते हैं यहाँ पर, उससे एक ज्यादा अपॉन 2, ये रूल होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात ये करते हैं सर, बात ये करते हैं कि ये तो एन टर्म्स तक जा रहा है, ये तो एन टर्म्स तक जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें हमें ये दिख रहा है कि यार ये लॉग एम है, ये लॉग समथिंग है, ये लॉग समथिंग है, ये लॉग समथिंग है, और इनके बीच में प्लस का साइन लगा है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये लॉग ऑफ एम इंटू एम स्क्वायर अपॉन एन इंटू एम क्यूब अपॉन एन स्क्वायर इंटू, ऐसे करते करते ये एन टर्म्स तक जाएगा, तो m की पावर जो है वो 1 से स्टार्ट हुई है एन टर्म्स तक, यानी कि पावर n तक जाएगी। बट यहाँ पर n यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ पर n की पावर 1 है, यहाँ पर n की पावर कितनी है, यहाँ पर n की पावर 0 है। तो अगर ये n टर्म्स तक गया होगा, मतलब ये n टर्म्स तक इसकी सीरीज गई होगी, तो ये तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये n-1 पे जाके रुक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर n जो होगा उसकी जो पावर होगी वो n-1 होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, वन वन से लेकर, 1 से लेकर अगर आप n टर्म्स तक जा रहे हैं तो आखिरी जो वैल्यू होगी उसकी पावर n होगी। बट अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है तो 0 वाले को भी तो गिनोगे, 0 वाले को भी तो गिनोगे, तो वो भी तो पहला टर्म है। तो वो कहाँ पर जाके रुकेगा, वो n पे जाके नहीं रुकेगा, वो n-1 पे जाके रुकेगा, तब जाके वो n टर्म्स होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं सर कि यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर तो m की सीरीज है, नीचे n की सीरीज है, तो यहाँ पर m, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जा रहा है सर, ये आपका जा रहा है n तक। ठीक है, और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 + 2 + 3 से लेकर कहाँ तक जा रही है सर, ये जा रही है n-1 तक। क्या ये बात पकड़ पाए आप? क्या ये बात पकड़ पाए? जैसे ये m की पावर 1 है, इंटू m की पावर 2 है, इंटू m की पावर 3 है, तो ये एक्चुअली में m की पावर 1 + 2 + 3 हो जाएगा ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर m की जो पावर होगी वो n इंटू n+1 अपॉन 2 होगी, अभी बताया था। और यहाँ पर जो n है उसकी जो पावर होगी वो n-1 इंटू n/2 होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में ही जो m और n अंदर लिखा हुआ है, इन दोनों में ही n/2 जो है वो सेम दिख रहा है आपको, n/2 सेम दिख रहा है। तो वो वाला पार्ट बाहर निकाल लो, वो वाला पार्ट बाहर निकाल लो। तो वो वाला पार्ट बाहर निकालोगे तो m की पावर यहाँ पर बचेगी n+1, और यहाँ पर n की पावर बचेगी n-1, और इसकी पावर हो जाएगी n/2, इसकी पावर हो जाएगी n/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर हम ये लास्ट वाला ऑप्शन देखें, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो हमारा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है कि m की पावर 1 + n या n+1 जो भी लिखा, और n की पावर n-1 और होल पावर n/2 है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है सर, डी ऑप्शन है। हमारा जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसमें बेसिक लॉग a प्लस लॉग b है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी जो होता है वो लॉग ए भी होता है, वो वाला रूल यूज हुआ। इंडाइसिस का रूल यूज हुआ कि अगर बेस सेम है और चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करके सवाल सवाल का सोल्यूशन निकल रहा है भाई। इस पे आ जाते हैं भाई, ये सवाल है आपके सामने। अब यहाँ लिखा हुआ है 10 टू द पावर लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 2 सॉल्व फॉर वाई। अब इस सवाल का एक शॉर्टेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक शॉर्टेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप पहले तो ये जो सवाल लिखा है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखो कि लॉग जहां लिखा हुआ है उसमें कहीं कहीं लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ, लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ। तो हमने इसको ऐसे सोचा, यार यहाँ पर 10 है, ऊपर इसके लॉग है, अगर ये 10 है और इसका बेस 10 हो जाए
तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जिस भी चीज़ का हम लॉग निकाल रहे होते वो आ जाता है। ये बताया था मैंने पहली क्लास में। मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर log का बेस 2 और यहाँ पर x है, तो अगर ये और ये सेम हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। बताया हुआ है मैंने, वही चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर हमने जानबूझ के इसका बेस 10 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस 10, इसकी भी पावर क्या है, log है, तो इसका भी बेस हमने log का 10 ले लिया और ये y हो गया, और ये बंद कर दिया अपन ने यहाँ पर, ये बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इक्वल टू, ये सामने कितना है, ये इज इक्वल टू सामने है ये log का बेस 2, और ये हो गया 9 माइनस 2 की पावर y। अच्छा, अब यहीं पर अगर आके मैं रुक जाऊं और मैं इसका आंसर 1 सेकंड में निकालना चाहूँ, तो मैं निकाल सकता हूँ कि भैया आप जिस भी चीज़ का log लेते हो, यानी कि यहाँ पर y है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ कि आपको मालूम है कि अगर ये 10 है और ये 10 है, तो और ये 10 है और ये 10 है, इसको अभी उल्टा सोचो कि अगर ये 10 है और ये 10 है, तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, 3 माइनस वाई। तो ये 3 माइनस वाई बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगी भैया, 3 माइनस वाई बन जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या बन जाएगी, 3 माइनस वाई बन जाएगी, ठीक है। और आप इसका क्या ले रहे हो सर, लॉग ले रहे हो, और ये बेस में यहाँ पर 10 है। अब मुझे बताओ, जिस चीज़ का आप लॉग ले रहे हो यानी कि 3 माइनस वाई, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर। इसका मतलब वाई लेस देन 3 होना चाहिए। तो अब आप ये सिर्फ इन दो कंडीशन से बता सकते हो कि y 0 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 0 कैसे हो सकता है ना। 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 कैसे हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन चला गया, तो बचा क्या सर, ये वाला ऑप्शन बचा, क्या सर, ये वाला ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ इतना कर देते आप तो आपका काम हो जाता, इतना कर देते तो आपका काम हो जाता। आप इसी से बता सकते हो कि आपका आंसर इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है आपका नन ऑफ दिस। इसका आंसर कितना है आपका, नन ऑफ दिस, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बाकी इसको आप सॉल्व भी करोगे ना, तो आपको आगे, अगर आपने इस बात का यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0 से 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे और आपको दिख रहा होगा 0 से 3 वाला ऑप्शन, तो आप उस पर लगा दोगे। बट जबकि वाई की वैल्यू 0 और 3 हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आ गया सर, ये जो सवाल है इसमें क्या करना है सर, ये जो सवाल है इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है log ऑफ 5 प्लस log a टू द बेस 3, टोटल का बेस 2 है इज इक्वल टू 3 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ समथिंग का बेस 5 इज इक्वल टू 3 है, आपको a प्लस बी निकालना है। ठीक है, इंदौर में भी इस टाइप का एक सवाल आया था, ये भी सवाल जो है ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया सर log, इसका बेस 2 है, यहाँ लिखा 5 प्लस ये लिखा log a, इसका बेस 3 है, और यहाँ पर 3। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको मुझे तनहा करना है, तो लॉग हटाना पड़ेगा। तो ये जो 2 है वो इसका बेस बन जाएगा, तो 2 की पावर 3, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 5 प्लस लॉग ए टू द बेस 3, ये आ जाएगा। अब ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 है ये इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा सर, लॉग ए टू द बेस 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। और अगर मुझे अब लॉग हटाना है, ए को तनहा करना है, तो ये जो 3 है वो इसका बेस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 3 की पावर 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 27। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया आपका, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया आपका काम खत्म। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करें। तो अगर मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है तो मुझे लॉग हटाना पड़ेगा। तो ये जो 5 है वो इसका बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 125। और यहाँ पर सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर सामने आ जाएगा 4a प्लस 12 प्लस लॉग b, ठीक है ना, लॉग b, लॉग b टू द बेस कितना, 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है 27 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 27, यानी कि 108 प्लस 12
प्लस लॉग बी टू द बेस 2 इज इक्वल टू 125। तो ये टोटल मिलाकर 120 हो रहा है, 125 के पास जाएगा तो 5 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका log b टू द बेस 2, और b को तनहा करने के लिए 2 5 का बेस बनेगा यानी कि 32, यानी b भी मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए a प्लस बी यानी कि 27 प्लस 32, यानी कि ये हो जाएगा सर 59, यानी कि ये हो जाएगा सर 59, तो 59 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 59 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये वो सवाल है जो इंदौर में आया हुआ था, तो कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो चीज़ दी गई है ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये तीनों चीज़ें जीरो के बराबर। तो मैं यहाँ पर पहले वाले को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बेस 2 है, और यहाँ पर ये लॉग का बेस 3 है, यहाँ पर ये लॉग बेस 4 ए है, और ये जीरो के बराबर। तो ये 2 की पावर जीरो कितना हो जाएगा 1, सामने यहाँ पर क्या आएगा सर लॉग बेस में 3, और यहाँ पर आएगा सर लॉग ए बेस 4 इज इक्वल टू इतना। अब अगर मैं इसको लॉग को हटाऊंगा तो ये 1 का जो बेस है वो 3 बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा सर लॉग ए बेस में 4, और यहाँ पर 3 की पावर 1 यानी कि 3। अगर ए को तनहा करेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सर 64। तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 64। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक चीज जो है ये हमने निकाल ली भाई साहब, ये एक चीज हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसको हमने यहाँ पर रख लिया सर, इसको हमने यहाँ पर रख लिया। अब बात करते हैं सर कि अगर हम इसको डायरेक्टली निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि 3 की पावर 0 कितना होगा 1, 4 की पावर 1 कितना होगा 4, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, तो b की वैल्यू कितनी आ गई सर 16। अच्छा, आप चाहो तो खुद से सॉल्व करके देखना। फिर 4 की पावर 0 कितना होगा 1, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो ये चीज आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है सर, इन तीनों का सम करना है। आपको बताना क्या है a प्लस बी प्लस सी क्या है। तो आप बोलोगे सर 64 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा सर 64 प्लस 25, यानी कि हो जाएगा सर 89, 89 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया। ठीक है, इस टाइप के सवाल हमने किए भी हैं। पिछले सेशन जो पहला सेशन था उसमें पहला सवाल जो था वो इसी टाइप का था, बट यहाँ पर थोड़ा वैल्यू हमने कॉम्प्लिकेट कर दी है। तो क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो 0.008 है, 0.008 है, ये एक्चुअली में 8/1000 है, जो कि 1/125 बनेगा, यानी ये 1/5 का क्यूब बनेगा, यानी कि ये 5 की पावर -3 बनेगा। ये आप तो मन में आपको आना चाहिए करते। तो ये आ जाएगा सर 5 की पावर -3, और ये है 5 की पावर 1/2, प्लस ये आपका लॉग है, ये 3 की पावर 1/2 है, और ये 3 की पावर 4 है, और ये -7 है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की पावर उतरेगी और ऊपर की तरफ रहेगी, बेस की पावर उतरेगी और नीचे चली जाएगी। तो ये आ जाएगा सर 1/2/-3, और ये बन जाएगा सर log 5 टू द बेस 5। पेपर में ये वाला पार्ट नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको जब दिख रहा है कि 1/2 उतरेगा और -3 उतरेगा और बाद में जो बनेगा वो log 5 टू द बेस 5 बनेगा, तो वो 1 होगा, तो उसको लिखो मत, तो आपका टाइम बचेगा। बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ लिख रहा हूँ। ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log 3 टू द बेस 3 -7। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये 1 बन जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा सर 1/6 विथ नेगेटिव साइन। ये बनेगा सर आपका 8, ये बनेगा -7, इज इक्वल टू ये आ जाएगा सर 1 - 1/6 विच इज इक्वल टू कितना 5/6। तो 5/6 मुझे दिख रहा है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे ये सवाल आ गया 2 × 4 × 8 × 16 अपॉन log 4 to the base 2, इसका स्क्वायर हो रहा है, log 8 to the base 4 का क्यूब हो रहा है, log 16 to the base 8 का पावर 4 हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे भैया कि यहाँ पर लिखा 2 × 4 × 8 × 16, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि log 4 to the base 2 का स्क्वायर है। ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में log 2 का पावर 2 है और इसका बेस 2 है और इसका स्क्वायर हो रहा है। अब इसकी जो पावर है वो नीचे उतरेगी तो ये बन जाएगा 2 log 2 to the base 2 और इसका स्क्वायर है। अब ये वाला पार्ट बन जाएगा 1, बचेगा सिर्फ 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4। तो मैं यहाँ पर नीचे क्या लिख दूंगा? 4। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है सर? ये लिखा हुआ है log 8 to the base 4, इसका क्या हो रहा है सर? क्यूब हो रहा है। तो इसको लिखेंगे सर, ये हो जाएगा log 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, होल क्यूब हो रहा है। इसकी पावर उतरेगी, इसकी पावर उतरेगी, ये हो जाएगा 2 2 और ये क्यूब हो रहा है। ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, 3/2 का क्यूब हो रहा है यानी कि 27/8 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर 27/8 इंटू, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो इस वाले पार्ट को अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 16 to the base 8, इसकी पावर 4 हो रहा है। तो 16 को क्या कर सकते हैं सर? 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी हो रही है सर? 4 है। तो यहाँ पर ये 4 और ये 3 हो जाएगा, ये log 2 to the base 2 और ये पावर 4 हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो 1 बन जाएगा, 4/3 का पावर क्या हो रहा है सर? 4 हो रहा है, 4/3 की पावर 4 हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब ये जितना भी मैंने काम किया, ये मैंने जितना भी काम किया इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर? यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ से थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं भाई। तो मैंने बोला सर यहाँ से ये 4 से ये इसको 2 बना देगा, 2 से ये इसको 2 बना देगा, ये आपका अपने जीवन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 4 × 4 × 4 कितना हो गया सर? 64 इंटू 2 128 और इसका जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर कितना था सर? ऊपर आपका था 16 × 4 64 इंटू 16। तो अब यहाँ से काटापीटी मचा लेते हैं सर। 64 से ये जाएगा कितनी बार सर? 2 बार। 2 से ये जाएगा सर कितनी बार? 8 बार। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर? 24। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत मन से पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपको भी पढ़ते समय हमेशा, साल भर, वैसे भी साल भर भी आपको शांत मन से पढ़ना चाहिए। और अभी आखिरी मोमेंट चल रहा है, उसमें भी आप शांत मन से पढ़ो। आप जो पढ़ रहे हो ना वो सॉलिड पढ़ो, है ना? आप ये मत सोचो आप सब कुछ पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? आप ये सोचो कि जो एग्जाम में आता है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसको पढ़ लेते हैं। अगर आपने साल भर पढ़ा है तब तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना? अगर आपने साल भर पढ़ा है तो अभी कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ कुछ देखा है, आपकी पोजीशन ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप सिर्फ टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक यूज हो रहा है उसको समझ लो। तो जो भी सवाल बनेगा वो इंस्पायर्ड होके बनेगा, या तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था उस पर आधारित बनेगा, और उसके अलावा कुछ नया नहीं बन सकता। देखने में सवाल नया लग सकता है मगर वो होगा तो वही क्वेश्चन। ठीक है ना? जैसे ये सवाल जो अपन ने किया, ये देखने में वैसे ही सवाल था जो अपन ने पहले किया था, है ना? अब वो सवाल और ये सवाल दोनों सेम टू सेम ही है, बस डेटा चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई आपकी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है आपके पास में, इसको कैसे करेंगे सर? अगर मैं इसको लिखूं तो ये इसका बेस 5 है, ये आपका 8 है, ये आपका x² - 1 = 0 है। अब अगर मैं log हटाऊंगा तो 5 जो है वो इसका बेस बन जाएगा, 5 की पावर 0 1 होता है। तो ये आपको क्या दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। अब अगर मैं log हटाऊंगा तो x² - 1, ये 8 की पावर 1 यानी 8 बन जाएगा, x² = 9 बन जाएगा, x = +- 3 बन जाएगा। अब आपको पॉसिबल आंसर बोला है ना? आपको बोला है पॉसिबल आंसर बता दो, तो यहाँ पर जो भी पॉसिबल आंसर दिख रहा है आपको वो 3 है, बस आंसर आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में ही बताया था। तो इस पर सवाल देखो बन रहे हैं ना,
बट वही है, हर बार कुछ ना कुछ वो नया बना रहे हैं, बट उसमें जो यूज हो रहा है बेसिक वो तो वही है। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़े। चलिए, ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है log 5 to the base 4, और यहाँ लिखा है log y to the base 4, यहाँ लिखा हुआ है log of √5 to the base 6। तो y की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है, y की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊं तो ये क्या दिखाई देगा आपको, log 5 to the base 4, और ये दिखाई देगा आपको log y to the base 4 इज इक्वल टू, ये आपको दिखाई देगा log of 1/2 base 6 दिखाई देगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, आप देख रहे हो कि भैया इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, इन दोनों का जो बेस सेम है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूँ log 5 to the base y। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अगर log a to the base b है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log a इसका बेस c, और ये log b इसका बेस c। तो मैं इससे यहाँ पहुंच रहा हूँ, इस जगह से यहाँ पहुंच रहा हूँ इस सवाल में। ठीक है ना? अगर आप समझ पाए तो इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा, ये log 5 इसका बेस 6 है। अब ये जो 2 दिख रहा है ना, वो हम इसकी पावर पे चढ़ा देते हैं। इसकी पावर पे क्यों चढ़ा रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर भी log 5 है तो यहाँ भी log 5 होना चाहिए, तो 5 की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 6 पे पावर चढ़ाएंगे तो वो तो 36 हो जाएगा। और ये सामने क्या लिखा हुआ है, log 5 to the base y। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार दोनों तरफ लॉग है, दोनों 5 का ही लॉग ले रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इन दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब y जो है वो कितना होना चाहिए सर, 36 के बराबर होना चाहिए। y जो है वो कितना होना चाहिए, 36 के बराबर होना चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल है कि p³ इज इक्वल टू q⁴ इज इक्वल टू r⁵ इज इक्वल टू s⁴ देन द वैल्यू ऑफ log ऑफ p QR to the base s इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, PQR को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो आप ये देखो कि p³ इज इक्वल टू q⁴ r⁵ s⁴ इज इक्वल टू, ये मैंने मान लिया k है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ p जो होगा वो k की पावर 1/3 होगा, q जो होगा वो k⁴ होगा, r जो होगा वो k⁴ होगा, s जो होगा वो k⁴ होगा। ठीक है सर। अब मुझे क्या करना है सर, log s, यहाँ पर लिखा है PQR, तो मैंने यहाँ पर लिखा सर s की जगह क्या लिख दिया सर, इसका k पे पावर 1/6, और p इंटू क्यू इंटू आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली में k की पावर, जब अपन इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो k की पावर समथिंग इंटू k की पावर समथिंग इंटू k की पावर समथिंग, तो बेस तो सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली में 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है? तो मैंने बोला सर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो इसका जो बेस है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है 4 और 5 का, और यहाँ पर 3 है, तो इसका अपन 60 ले लेते हैं मान लो। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका कितना, 12। तो ये 20 और 15 35, और ये हो जाएगा आपका कितना, 47/60। तो ये आ जाएगा सर log k 1/6, और यहाँ पर k आएगा आएगा पावर 47/60। तो अगर इसकी पावर को उतारेंगे तो ये आ जाएगा सर 47/60, और इसकी पावर को उतारेंगे तो ये हो जाएगा सर 1/6, और ये हो जाएगा सर log k⁴ और ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 बन जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा सर, 47/60, 1/6 में 6 उचक के ऊपर आएगा, और वो 6 इसको बना देगा 10। तो ये आ जाएगा सर 47/10, 47/10 जो है वो आपका सी ऑप्शन। ठीक है? 47/10 जो है ये आपका सी ऑप्शन है। कोई दिक्कत इसमें? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए भाई, ये सवाल आ गया, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा सवाल लग रहा है, कठिन लग रहा है, बट डरना नहीं है ना, बट डरना नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। साथ ही साथ आपसे बोल रहा है कि log z to the base 2x इज इक्वल टू 3 है, log
z टू द बेस 5y वो 6 के बराबर है, और log z टू द बेस xy 2/3 के बराबर है। आपसे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ z इज इन द फॉर्म ऑफ m बाय n इन द लोवेस्ट फॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस m। तो यहाँ पर जो z है ना, वो आएगा आपका m अपॉन n के फॉर्म में, और m और n का जो HCF होगा वो 1 होगा, क्योंकि वो लोवेस्ट फॉर्म है, उसके भी उसमें कुछ भी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज कॉमन हो सकती है, वो है 1। तो यहाँ पर आपको z को फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए उस फ्रैक्शन का, और फिर आपको यहाँ से n उठाना है और यहाँ से m उठाना है, और आपको बताना है कि n माइनस m क्या होगा। ये चीज़ है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो हमने बोला सर एक्चुअली में हमें दिया क्या क्या है, हमको दिया हुआ है log z, इसका बेस 2x है, ये हमारा 3 के बराबर है। तो मैं z इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 2x पे पावर 3, या तो मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2x, यानी कि मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास x आ चुका है, ठीक है, ये मेरे पास x आ चुका है। इसमें मेरे ख्याल से आप में से किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पेन हमारा डिस्चार्ज हो गया है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ यहाँ तक हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से क्या कर सकते हो आप, ये log z टू द बेस 5y इज इक्वल टू जो 6 दिया है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में आ गया, इस वाले पार्ट को अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है सर, log z, इसका बेस कितना है सर 5y, इज इक्वल टू ये 6 दिया गया, इज इक्वल टू ये 6 दिया गया। तो अगर मैं z को तनहा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर 5y टू दी पावर 6 हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/6 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर 5y हो जाएगा, यानी कि z टू दी पावर 1/6 अपॉन 5 करेंगे तो ये y आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो ये हमें एक और चीज़ मिल चुकी है, ये हमें एक और चीज़ मिल चुकी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो ये हमें y किलो मिल चुकी है z के फॉर्म में, ये हमें y किलो मिल चुकी है किसके फॉर्म में, z के फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर अपन कर सकते हैं सर, थर्ड वाला जो आपने को दिया है, ये जो थर्ड वाला दिया है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं सर ये log z, इसका बेस एक्स वाई है, और ये सामने है 2/3 के, तो z इज इक्वल टू होगा सर एक्स वाई पे पावर 2/3, या हम लिख सकते हैं z की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब z की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो ये z पे पावर 1/3 अपॉन 2, और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सर z की पावर 1/6 अपॉन 5। अब यहाँ पर ये तो 10 बन रहा है, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये इसके पास चली जाएगी, तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू जेड की पावर 1/3 प्लस 1/6 माइनस 3/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू जेड की पावर, अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि 1/3 1/6 और माइनस का 3/2, तो इन दोनों को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये माइनस 3/2 करेंगे तो ये -2/2 बनेगा, यानी कि -1 बनेगा, तो ये -1 आ गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि 1/z जो है वो 10 के बराबर है, यानी z जो है वो 1/10 के बराबर है, यानी कि ये m अपॉन n के बराबर है। यानी n की वैल्यू कितनी है सर 10, और m की वैल्यू कितनी है सर 1, और हमें यही बताना था, हमें यही बताना था, ठीक है। हमें क्या बताना था सर, हमें यही बताना था कि जो n माइनस m है वो क्या है, तो वो तो 10 - 1, यानी कि वो है हमारा 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। आगे बढ़े, चलिए भाई, अब ये सवाल आ गया, अच्छा सवाल है, ये बड़ा छोटा सा सवाल है बट इसमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, आया हुआ सवाल है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भाई, ये यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि log x टू द बेस 3
-3 अपॉन log x टू द बेस 3 -5, ये आपका लेस देन जीरो है। ये आपका क्या है सर? लेस देन जीरो। तो आपको ये समझना है सर कि क्या मैं log x टू द बेस 3 को y मान लूं? तो ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से ये होगा कि हमारी इक्वेशन बन जाएगी y-3 अपॉन y-5 लेस देन जीरो। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप ये जो y-5 वाला पार्ट है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये कोई कांस्टेंट टर्म होता जो कि दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म है, तो उसको आप इधर उधर फेंक सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो इनइक्वालिटी के केस में। क्यों? क्योंकि वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इधर फेंकोगे, कहीं पर भी फेंकोगे इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको पता ही नहीं कि वो नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, तो फिर आप इनइक्वालिटी में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपका 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ग्रेटर देन आपका जीरो है, तो आप यहाँ पर थ्री को इधर फेंक सकते हो, क्योंकि थ्री के बारे में आपको मालूम है कि थ्री पॉजिटिव नंबर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज ये है कि इनइक्वालिटी में जैसे यहाँ पर टू लिखा हुआ है और ये जीरो है, आपको मालूम है कि टू जीरो से बड़ा है, टू जीरो से बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा फोर, ये बन जाएगा जीरो, अभी भी ये बड़ा है। या मैं आपसे बोलूं कि भैया ये फाइव है और ये टू है, आपको मालूम है फाइव टू से बड़ा है। अगर मैं दोनों तरफ थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, तो आपको मालूम है 15 6 से बड़ा है। ठीक है ना? अब आपने इन दोनों ही केसेस में क्या किया है, जो मल्टीप्लाई किया है ना वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इस वजह से इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ा, इस वजह से इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ा। बट अगर मान लो यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर टू है, आपको मालूम है कि फाइव टू से बड़ा है, अब आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे कोई पूछे -5 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर -2 बड़ा है। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी पे आप जब तक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के साइन पर, बट जैसे ही आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। इस वजह से आप, मुझे मालूम ही नहीं कि y-5 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे पता ही नहीं है। तो अगर मैं इसको इधर उधर ले जाऊंगा तो इनइक्वालिटी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मुझे पता ही नहीं है। इस वजह से हम इसको इधर उधर नहीं भेज सकते, ये कंडीशन यहाँ पर लग गई, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है? बाकी हम जब इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर। ये चीज हो गई। तो आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ y-5 से मल्टीप्लाई कर दिया, y-5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो y-5 से जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो अब ये y-5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब y-5 कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने के बाद तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा सर, y-3 और y-5 ये लेस देन जीरो है। तो आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो 3 और 5 आएंगे। भाला आपकी तरफ है भैया, तो आप अपनी लिमिट में रहोगे। ठीक है? आप अपनी लिमिट में रहोगे और 3 से 5 के बीच में रहोगे, 3 और 5 के बाहर नहीं जा सकते। और इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब जो y है वो 3 और 5 के बीच में होगा, y जो है वो 3 और 5 के बीच में होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बता दो, इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बता दो। ठीक है? ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई। बट सर यहाँ पर जो y था वो क्या था सर? जो y था वो तो हमारा ये था क्या, log x टू द बेस 3, log x टू द बेस 3। हाँ, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम y की जगह लिख देंगे log x टू द बेस 3 ग्रेटर देन 3 और लेस देन 5। अब अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, अब अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को देखें, केवल ये काम मैंने पहले भी किया हुआ है अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं अगर इस 3 को इसका बेस बना दूं तो ये 27 बन जाएगा। तो 27 और ये x ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले की बात करूं, अगर आप ध्यान दें, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है? वहां पर मैंने ये शॉर्टकट बताया था कि अगर मैं इस 3 को इसका बेस बना दूं तो 3 की पावर 5 243 हो जाएगा। तो x जो है वो 243 से छोटा होगा। तो x जो है वो 243 से छोटा और 27 से बड़ा होगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब सवाल में एक लाइन लिखी हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी वो। ठीक है? वो क्या थी कि x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। x और x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी जो है, यानी a और b जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब
इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है सर। और आपसे बोल रहा है कि ए माइनस बी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता दो। अब ए माइनस बी की मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या कब आ सकती है? इसको ऐसे सोचो कि आपके पर्स में कुछ पैसे हैं, आपको उसमें से कुछ खर्चा करना है, यानी कि कुछ माइनस करना है। आपके पर्स में कुछ पैसे हैं, आपको इसमें से कुछ खर्चा करना है, मतलब माइनस होगा। बट खर्चा करने के बाद भी आपके पास जो बचे ना, वो ज्यादा से ज्यादा बचे, तो वो तब हो सकता है कि जो आप खर्चा कर रहे हो वो कम से कम हो, एक चीज। और ये भी तो हो सकता है कि आपके पर्स में ही बहुत सारा पैसा हो, कि बहुत सारा पैसा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका पर्स है और ये वो खर्चा आप कर रहे हो। तो ये जो पर्स में जो पैसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और ये जो खर्चा आप कर रहे हो वो कम से कम होना चाहिए। तभी इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा सर? मैक्सिमम आएगा। तभी इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा सर? मैक्सिमम आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब ए और बी जो है वो इस सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। बट हमारे पास जो आया है वो तो ये आया है कि x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 27 से 243 के बीच में लाई कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि x की जो वैल्यू है वो 28 के बराबर या उससे बड़ी, और 242 के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। हाँ, ठीक है, अब समझ में आया, अब समझ में आया। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा, ये हमारा a की वैल्यू है और ये हमारी b की वैल्यू है, और आपको इसी a माइनस बी की वैल्यू चाहिए थी। अब ये समझ पा रहे हो कि भैया x की वैल्यू 243 से कम हो सकती है। तो 243 से कम क्या क्या हो सकती है? 242, 241, 200, 199, 100, कुछ भी हो सकती है। बट अगर x की मैक्स वैल्यू मुझे चाहिए हो तो वो क्या हो सकती है? 242। एक्स किलो 27 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो 28, 29, 30, 100, कुछ भी हो सकती है। बट अगर मुझे एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो 28 हो सकती है, 28 से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी है सर? वो है अपने पास 242 माइनस 28। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 214 आ जाएगा। तो 214 जो है ये आपके सवाल का सही जवाब है। 214 जो है ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? आगे बढ़े। चलिए भाई, आज के सेशन का, इस सेशन का ये आखिरी सवाल है। ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है बट प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। आप मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये log x टू द बेस a लेस देन n लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को तनहा करोगे log को हटाना पड़ेगा, a जो है वो n के चरणों पे जाके बैठ जाएगा। इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा, बट वो तब जब a जो है वो 1 से बड़ा होगा, यानी बेस 1 से बड़ा होगा। और इनइक्वलिटी पे असर पड़ जाएगा अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है log ऑफ fx, इसका कुछ बेस है a, ये लेस देन लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है log ऑफ gx, इसका जो बेस है वो a। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो a है आपका, वो आपका 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा हो गया, a अगर 1 से बड़ा हो गया, तो जब आप यहां पर दोनों तरफ से log हटाओगे, ध्यान से समझना, जब आप यहां पर दोनों तरफ से log हटाओगे तो इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपका जो fx है वो gx से अभी भी क्या रहेगा सर? छोटा रहेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए आप। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं सर कि अगर मान लो a जो है वो 0 से 1 के बीच में होता, 0 से 1 के बीच में होता तो क्या होता? 0 से 1 के बीच में होता और ये अपने को कंडीशन दी गई है। तो जब आप इसमें दोनों तरफ से लॉग हटाते तो यहाँ पर क्या होता?
यहाँ पर आपकी इनइक्वलिटी जो होती वो चेंज हो जाती। इनइक्वलिटी जो होती वो आपकी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो यहाँ पर सवाल को एक बार पढ़ लो अच्छे से। सवाल में क्या बोला है कि द इनइक्वलिटी दिस इंप्लाइज दैट, ये चार ऑप्शन है। अब आप यहाँ पर देखो, जब ए पॉजिटिव होगा, ए जब पॉजिटिव होगा तो इस इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए, है ना? इसका मतलब लॉग हटाने के बाद एफ एक्स जी एक्स से छोटा होगा, है ना? तो यहाँ पर देख लो, एफ एक्स जी एक्स से छोटा है जब ए वन से बड़ा है, और जब ए जीरो और वन के बीच में है तो इनइक्वलिटी पर असर पड़ जाएगा। तो उस केस में एफ एक्स जी एक्स से बड़ा हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा हो गया, ठीक है? उसके अलावा और कहीं पर भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना? अब आप देख लो, जब जीरो से वन के बीच में होगा तो यहाँ पर जी एक्स बड़ा है एफ एक्स से, जबकि यहाँ पर जब लॉग हटाओगे तो जी एक्स तो छोटा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, हमारा सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? नहीं? तो बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो पहली क्लास में सबसे पहले पन्ने पे मैंने आपको समझाया था, उस पर बेस्ड ये सवाल था। और मैंने वहां पर समझाते समय भी बोला था कि 2019 आईपीमेट इंदौर में ये सवाल पूछा गया है, सिर्फ इतने छोटे से कंसेप्ट पर। बाकी जो भी मैंने पहली क्लास में आपको बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट बताए थे, उस कंसेप्ट पे आपको सवाल दिख रहे होंगे कि यार उसका यूज करके सवाल आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और जितना हो सके उनको शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, हालांकि आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ जाता है, बट ठीक है। ठीक है, आप कम से कम पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।